साल 2020 की फरवरी में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें जल रही थीं। हिंसा भड़क उठी, जिससे हर तरफ तबाही और निराशा फैल गई। अपने जीवंतपन के लिए जाना जाने वाला शहर नफरत और बंटवारे की लड़ाई का मैदान बन गया। कभी एक साथ रहने वाले मोहल्ले अब बंट गए। 2020 के दिल्ली दंगों ने शांति की नाजुकता और सांप्रदायिक हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिला दी। दंगों में 53 लोगों की जान चली गई, 38 मुसलमान और 15 हिंदू मारे गए। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई हिंसा के शारीरिक और भावनात्मक जख्मों से जूझ रहे हैं। दंगों ने उन गहरे सांप्रदायिक तनावों को उजागर किया जो भारतीय समाज को लगातार परेशान कर रहे हैं। दंगों का तात्कालिक कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम था, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था। CAA प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ व्यापक रूप से मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना जाता था। नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA ने पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसने पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का रास्ता दिया। आलोचकों ने तर्क दिया कि CAA ने धर्म को नागरिकता का आधार बनाकर भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन किया। उन्होंने इसे मुसलमानों को हाशिए पर रखने के एक बड़े एजेंडे के हिस्से के रूप में देखा। हिंदू राष्ट्रवाद में अपनी जड़ों वाली भाजपा पर लंबे समय से बहुसंख्यक एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता रहा है। गौ हत्या और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। CAA और NRC भारतीय पहचान और नागरिकता की प्रकृति के बारे में चल रही इस बहस में फ्लैश पॉइंट बन गए। CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अधिकारियों की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अक्सर बाधित किया जाता था। कार्यकर्ताओं और छात्रों को निशाना बनाया गया। विरोध प्रदर्शनों से सरकार के निपटने के तरीके ने तनाव को और बढ़ा दिया और डर और अविश्वास का माहौल बना दिया। जल्द ही आरोप सामने आए कि भाजपा और उसके वैचारिक मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली दंगों को अंजाम देने में भूमिका निभाई थी, जबकि ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। आरोप बने रहते हैं। आलोचक दंगों के समय की ओर इशारा करते हैं, जो दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ हुआ, संभावित राजनीतिक मकसद के सबूत के रूप में। भाजपा नेता कपिल मिश्रा दंगों से पहले की घटनाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे। मिश्रा ने हिंसा भड़कने से पहले के दिनों में भड़काऊ भाषण दिए। उन्होंने खुले तौर पर CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाने का आह्वान किया। माना जाता है कि उनके शब्दों, जो सांप्रदायिक बयानबाजी से भरे थे, ने हिंसा को भड़काया। दिल्ली दंगे कोई अलग थलग घटना नहीं थी। वे भारतीय समाज के भीतर एक गहरी बीमारी का लक्षण थे। हिंदू राष्ट्रवाद का उदय लोकतांत्रिक संस्थानों के क्षरण के साथ उन लोगों के लिए दंड से मुक्ति का माहौल बना दिया है जो समुदायों को विभाजित करना और नफरत भड़काना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस का साया दिल्ली दंगों पर मंडरा रहा था। 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों की एक भीड़ ने अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने पूरे भारत में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया, जिससे देश के मानस पर गहरे निशान पड़ गए। बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा के सत्ता में उदय का श्रेय कुछ हद तक हिंदू राष्ट्रवादी भावना को संगठित करने में उसकी सफलता को दिया जा सकता है। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के पार्टी के वादे ने हिंदू आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर एक जबरदस्त हमला था। इसने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने भारत को एक बहुलतावादी और समावेशी समाज के बजाय एक हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर से परिभाषित करने की मांग की। यह घटना भारत के वर्तमान पर एक लंबी छाया डालती रहती है, जो सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता की याद दिलाती है। भाग 5। एकता का ताना बाना उधड़ रहा है। सांप्रदायिकता भारत की एकता और लोकतंत्र के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। यह नागरिकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर विभाजित करने, कलह और अविश्वास के बीज बोने का प्रयास करता है। जब समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, तो एक राष्ट्र की नींव ही टूट जाती है। बातचीत की जगह संदेह ले लेता है और सहयोग की जगह संघर्ष ले लेता है। भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। ये कई धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। इस विविधता ने सदियों से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन को समृद्ध किया है। सांप्रदायिकता अपनी संकीर्ण और विभाजनकारी विचारधारा के साथ विविधता के इस समृद्ध ताने बाने को नष्ट करना चाहती है।
सांप्रदायिकता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है, जो भारत के संविधान में निहित हैं। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए डर और असुरक्षा का माहौल बनाता है। जब व्यक्तियों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता है, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता है। भाग 6 डॉक्टर आंबेडकर जी की भविष्यवाणी। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने सांप्रदायिकता के खतरों को पहचाना। अपने मौलिक काम पाकिस्तान या भारत का विभाजन में आंबेडकर ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता द्वारा राष्ट्र को अलग करने की क्षमता के बारे में चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि सांप्रदायिकता एकजुट और लोकतांत्रिक भारत के विचार के विपरीत है। डॉक्टर आंबेडकर जी ने तर्क किया कि सांप्रदायिकता केवल धार्मिक मतभेदों का मामला नहीं है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखा, जिसने राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों को विभाजित करने और उनका शोषण करने की मांग की। सांप्रदायिकता के खतरों के बारे में बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर जी की चेतावनियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी भारत की आज़ादी से पहले के वर्षों में थीं। सांप्रदायिकता की प्रकृति के बारे में बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर जी की अंतर्दृष्टि समकालीन भारत के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। उनका काम हमें याद दिलाता है कि सांप्रदायिकता कोई कठिन समस्या नहीं है, ये राजनीतिक विकल्पों और सामाजिक कंडीशनिंग का एक उत्पाद है। भाग 7 विकास से ध्यान भटकाना। लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता निखिल सबलानिया ने तर्क किया है कि सांप्रदायिक संघर्षों को अक्सर दबाने वाले आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। उनका मानना है कि राजनीतिक दल शासन में अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक तनावों का फायदा उठाते हैं। आबादी को धार्मिक संघर्षों में उलझाए रखकर वे अपनी कमियों के लिए जवाबदेही से बच सकते हैं। सबलानिया का तर्क है कि सांप्रदायिक संघर्षों का युवाओं पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उनका तर्क है कि युवाओं को अक्सर सांप्रदायिक प्रचार से गुमराह और हेरफेर किया जाता है। शिक्षा और रोजगार जैसे रचनात्मक कार्यों के लिए उनकी ऊर्जा विभाजनकारी एजेंडे पर बर्बाद हो जाती है। सबलानिया के विचार सांप्रदायिकता के कपटी स्वरूप को उजागर करते हैं। यह न केवल सामाजिक सद्भाव को कमजोर करता है, बल्कि प्रगति और विकास में भी बाधा डालता है। जब समाज धार्मिक संघर्ष में फंस जाता है, तो वह सामूहिक भलाई की दृष्टि खो देता है। भाग 8 अधिक ज्ञान वाले भविष्य की ओर। युवा लोगों के लिए आलोचनात्मक सोच में संलग्न होना और इतिहास और समाज की सूक्ष्म समझ विकसित करना अनिवार्य है। उन्हें सांप्रदायिकता जैसी विभाजनकारी विचारधाराओं को पहचानने और अस्वीकार करने के लिए उपकरणों से लैस होना चाहिए। इस प्रक्रिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबलानिया डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों के अध्ययन की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि उनके लेखन सामाजिक असमानता, उत्पीड़न और सामाजिक न्याय की आवश्यकता की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन मुद्दों के मूल कारणों को समझकर युवा लोग परिवर्तन के एजेंट बन सकते हैं। शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें समाज की व्यापक समझ शामिल होनी चाहिए, जिसमें उसका इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक ढांचे शामिल हैं। युवाओं को प्रश्न पूछने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाग 9 शिक्षा की तात्कालिकता। 2020 के दिल्ली दंगे शांति की नाजुकता और सांप्रदायिक हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाते हैं। वे सांप्रदायिकता के मूल कारणों को दूर करने और सहिष्णुता, सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षा, संवाद और सहानुभूति इस प्रयास में आवश्यक उपकरण हैं। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर, विविधता का जश्न मनाकर और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करके भारत सांप्रदायिकता की चुनौतियों से पार पा सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है। भारत का भविष्य आज उसके नागरिकों द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। विभाजन पर एकता और नफरत पर आशा को चुनकर भारत एक वास्तव में समावेशी और लोकतांत्रिक समाज के अपने वादे को पूरा कर सकता है।